हेलो दोस्तों, कोल्हान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट अभी एसईसी पेपर डिजिटल एजुकेशन का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, जस्ट उसके बाद आपका बीएससी पेपर का एग्ज़ाम है। और बीएससी पेपर का एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि बीएससी में जितने यूनिट हैं, हम लोग इस बार यूनिट थोड़ा सा गलती मेरे से हो गई कि कुछ बच्चों का एसईसी पेपर आज ही हो गया और मेरा वीडियो ज़्यादातर आज गया है। तो थोड़ा एक गलती हो गई है, मेरे ध्यान में नहीं था। क्योंकि सिलेबस में क्या हो रहा है ना कि बीएससी पेपर का जो एग्ज़ाम हो रहा है आप लोगों का, तो बगल वाले में पीछे सेकेंड सीटिंग में भी एग्ज़ाम दे दिया है। उसके कारण एक गलती हुई कि कुछ बच्चों का जो एसईसी पेपर था उसका एक ही वीडियो हम दे पाए, क्योंकि 22 तारीख को एसईसी पेपर कंप्लीट हो गया जो आज ही था। और आज हम 3 वीडियो दिए हैं एसईसी पेपर का, तो वो बाकी मेजर का काम कर जा रहा है। तो इसीलिए ये गलतियां अब नहीं करेंगे। अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया का 24 तारीख को आपको एग्जाम है, तो 24 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है उस वहां तक हम लोग पूरा कंप्लीट आपको देने वाले हैं। 24 तारीख को एग्जाम होगा, ध्यान रखिएगा। वहां हम लोग कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन 24 तारीख तक पूरा कंप्लीट यूनिट बाय यूनिट वीडियो दे देंगे बीएससी पेपर का। पूरा पढ़ के जाइए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। कोल्हान यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाएंगे वहीं से आएगा, एकदम श्योर रहिएगा। 24 तारीख के एग्जाम के लिए सारा वीडियो आपका रेडी है। फिर 25 तारीख को सेकंड सीटिंग में हिंदी का है, जो हम लोग 25 और 27 को हिंदी और आईकेएस का भेजेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोल्हान यूनिवर्सिटी के हैं, कॉमर्स आर्ट्स साइंस के स्टूडेंट, सबको बीएससी पढ़ना जरूरी है। हमने ये पीडीएफ जो है, बहुत बच्चा मांगता है कि सर पीडीएफ हमको मिल जाता है तो खुद भी पढ़ लेते, वीडियो से तो सुन ही रहे हैं, पीडीएफ भी पढ़ लेते तो अच्छा होता। तो हमने एक पीडीएफ कोर्स बना रखा है, पीडीएफ कोर्स बना रखा है, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अब सिर्फ 3-4 पेपर जो बचा है, जैसे बीएससी बचा है, एसईसी का तो आजकल एग्जाम ही है, तो बीएससी बचा, आईकेएस बचा और हिंदी बचा, इन तीनों का हम लोग एक कॉम्बो बैच कॉमन कोर्स करके लिखे हैं। तो कॉमन कोर्स का बैच आप खरीद लीजिएगा और 99 रुपीज़ का, वहाँ जाके खरीद लीजिएगा, वहाँ सारा पेपर आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा कैसे खरीदेंगे सर, तो इसके लिए जितने पीछे वीडियोस बनाए गए हैं सब में हम प्रोसेस बता दिए, मैं थोड़ा सा इसमें भी बता देता हूँ। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे, CWH ऑनलाइन एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लेंगे। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको फ़ोन नंबर मांगेगा, फ़ोन नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे, पर्सनल डिटेल मांगेगा, अपना नाम नंबर भर दीजिएगा। जैसे भर के सबमिट कीजिए, कैटेगरी पूछेगा, कैटेगरी में ऑल यूनिवर्सिटी चुनिएगा और उसके बाद आप सेव कर दीजिएगा। फिर आपके पास आएगा पेड वीडियो कोर्स, पेड पीडीएफ कोर्स, तो पेड पीडीएफ कोर्स में जाइएगा, उसके बाद अपना यूनिवर्सिटी चुनिएगा, उसके बाद अपना सेमेस्टर चुनिएगा, वो आपको वहाँ कोर्स दिख जाएगा। आप कॉमन कोर्स वहाँ से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत होगा तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, उस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बीएससी पेपर में फर्स्ट यूनिट हम लोगों को पढ़ना है भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज द इंसिडेंट नेम ऑफ इंडिया? भारत का पुराना नाम क्या था? भारत का पुराना नाम जम्बूद्वीप, भारत और आर्यवर्त था। भारत का पुराना नाम था जम्बूद्वीप, आर्यवर्त। जम्बूद्वीप का मतलब क्या होता है? जम्बूद्वीप का मतलब होता है जामुन का वृक्ष की भूमि। भारत में सबसे ज्यादा जामुन पाया जाता था, इसलिए जम्बूद्वीपीय का मतलब है ऐसा भूमि जहाँ पे जामुन का पेड़ अधिक पाया जाता है। बोलता है विच रिवर इज नोन एज सिंधु? सिंधु किस नदी को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सिंधु नदी को हम लोग सिंधु कहते हैं। यानी किस नदी को सिंधु कहा जाता है? कितना इजी क्वेश्चन है। सिंधु नदी को सिंधु कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का नाम बताइए। तो भारत का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन है? हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं मान्यता प्राप्त है? तो भारत में भी 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। संविधान में जो है 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। चलिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पढ़ते हैं। भारत की भौतिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत में क्या फिजिकल फीचर्स है? तो भारत में नदियां हैं, पहाड़ है, पठार है, रेगिस्तान है, समतल मैदान है, तो सब ये विशेषता है। तो फिजिकल फीचर्स क्या क्या भारत में, तो पढ़िए। भारत में फिजिकल फीचर्स में भारत उत्तर में हिमालय पर्वत है, उत्तरी मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, भारतीय मरुस्थल है, तटीय मैदान है, द्वीप है। नहीं, भारत में सब है, सब चीज़ है। इसलिए भारत का फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे तो भारत में सब कुछ है। प्रायद्वीपीय मैदान भी है, पठार भी है, तो रेगिस्तान भी है। भारतीय नदियों के महत्व को समझाइए। भारत का नदी का क्या महत्व है? तो भाई भारत का नदी जो है कृषि के लिए, परिवहन के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, मानव बस्तियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसमें गंगा, यमुना, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ सिंचाई के लिए जल प्रदान करती है और आर्थिक गतिविधियों में मदद करती है ये नदियाँ। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन लैंग्वेज। भारतीय भाषाओं की विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। बोलता है भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ भाषाई विविधता पाई जाती है, यानी भाषा अलग अलग है। भारतीय संविधान ने 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी है, और अभी बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनको मान्यता नहीं मिला है। जैसे इंडो आर्यन है, द्रविड़ है, ऑस्ट्रेलियो है, तिब्बती है, वर्मी है, भाषा परिवारों से संबंधित बहुत सारी भाषाएं हैं।
अभी कोठा है, कुरमाली है, संथाली है, ये बहुत सारी भाषाएं जिसको संविधान ने 22वीं अनुसूची में जगह दिया है, और बहुत सारा ऐसा भाषा है जिसको संविधान ने अपनी अनुसूची में जगह ही नहीं दिया। भारत नाम की उत्पत्ति को समझाइए। तो भारत नाम कहाँ से पड़ा? तो भारत नाम की उत्पत्ति प्राचीन काल में मानी जाती है। भारतीय परंपरा के अनुसार यह नाम राजा भरत के नाम से लिया गया है, जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। राम भगवान के दूसरे नंबर पर भाई, ठीक है, नहीं, राम लक्ष्मण भरत, तीसरे नंबर के भाई जो भरत थे उसके नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा है। भारतवर्ष का मतलब था भारत की भूमि, भारतवर्ष का मतलब था भारत की भूमि। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लैंडस्केप माउंटेन्स एंड रिवर्स ऑफ इंडिया। भारत का भूमि, भारत का पर्वत और भारत के नदियों के बारे में व्याख्या करना है। तो ध्यान रखिएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम जनरली करते नहीं, लेकिन इसको बता देते हैं। तो चलिए, भारत के पर्वत की बात करें तो बोलता है हिमालय भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जो देश के उत्तरी भाग में स्थित है। इसमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी प्रमुख चोटियां हैं। हिमालय भारत को ठंडी हवाओं से बचाता है, जलवायु को प्रभावित करता है और अनेक नदियों को जल प्रदान करता है। पश्चिमी घाट से लेकर पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत के लिए महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं, बहुत छोटी 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 पर्वत श्रृंखलाएं। भारत के मैदान, तो उत्तरी मैदान सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदियों से निर्मित यह मैदान है जो कि बहुत उपजाऊ है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मैदानी भाग में, सबसे ज़्यादा कृषि के लिए उपयुक्त यही जगह होता है। और भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी जगह पे बसती है। उसके बाद आता है पठार, जो भारत का पठार, हम लोग पठारी भाग में, तो प्रायद्वीपीय पठार भारत के सबसे पुराने भूभागों में से एक है। खनिज संपदा से समृद्ध पठार है झारखंड का। दक्कन का पठार है, इसका महत्वपूर्ण भाग है। पश्चिमी भारत में स्थित थार मरुस्थल एक शुष्क क्षेत्र है जहाँ विशेष प्रकार के वनस्पति और जीव पाई जाती है। भारत की नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो भारत में हिमालयी नदी पाई जाती है, हिमालय से निकलने वाली गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, ताप्ती है। उसके बाद ये सारी नदियां पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। अब आई डिस्कस द डेमोग्राफिक एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। भारत में दो तरह का डाइवर्सिटी पाया जाता है, दो तरह की विविधता पाई जाती है। एक जनसांख्यिकी और दूसरा भाषा। जनसांख्यिकी मतलब लोग रहते कहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे रहते हैं? जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में लोग रहते हैं? तो डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी ये कहता है कि जहाँ मैदानी भाग है वहाँ जो लोग ज़्यादा रहते हैं। तो बोलता है जननांकीय विविधता का अर्थ होता है जनसंख्या की विशेषता, जैसे आकार, घनत्व, आयु, लिंग, धर्म, व्यवसाय, सामाजिक समूहों में अंतर। भारत की जनसंख्या विशाल है और यहाँ विभिन्न समाज के लोग और विभिन्न संस्कृति के लोग आराम से निवास करते हैं। भारत की जनसंख्या में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जैन, ये सारे धर्म के लोग आराम से अपनी संस्कृति को के साथ रहते हैं। भारत में जनसंख्या का वितरण भी अलग अलग है। कुछ क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या मिलेगा, कुछ क्षेत्र में कम जनसंख्या। जैसे जो मैदानी भाग है वहाँ ज़्यादा जनसंख्या, जो पर्वतीय भाग है वहाँ कम जनसंख्या। पठारी भाग में भी जनसंख्या ठीक रहता है। भारत में भाषाएँ बहुत सारी, सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ हैं। भाषा सैकड़ों हैं और बोली तो मते बोले, बहुत बोलियाँ हैं, ठीक है। मेजर भाषा क्या क्या, तो देख लो। इंडो आर्यन भाषा है जिसमें हिंदी है, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है। दूसरा द्रविड़ साइड में तो तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है। उसके बाद आपका बर्मन लैंग्वेज में अगर बात करें तो फिर तिब्बती है, वर्मी लैंग्वेज है मुख्य रूप से। ये सारे लैंग्वेजेस, बहुत सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे बोले जाते हैं भारत में। अब अगला है जम्बू द्वीपों से इंडिया तक भारत के नाम के विकास की व्याख्या कीजिए। जम्बू द्वीप नाम था, जम्बू द्वीपे, भरत खंडे, आर्यवर्ते, और भारत अभी नाम पड़ा है। ये कैसे कैसे सफर बदलता चला गया उसके बारे में। सबसे पहला नाम था जम्मू द्वीप। सबसे पहले भारत का नाम क्या था? जम्बू द्वीप, क्योंकि यहाँ जामुन का बहुत ज़्यादा पेड़ होता था, जामुन का बहुत ज़्यादा पेड़ होता था, इसलिए जामुन के पेड़ के कारण इसका नाम जम्बू द्वीप था। सिंधु नदी के कारण, सिंधु शब्द की उत्पत्ति सिंधु नदी से हुई, ये जान रहे। और इसके कारण फिर हिंद, हिंद कहाँ से इसने पढ़ा? तो बोलता है फारसी जो आया था, फारसियों ने सिंधु शब्द का उच्चारण हिंदू कर दिया, सिंधु शब्द के जगह हिंदू बोल दिया, और इसलिए धीरे धीरे हिंदुस्तान बन गया, ठीक है। धीरे धीरे कोई ना कोई तोड़ते चला गया। भारत कब बना? तो भारत का नाम का जो उत्पत्ति जो प्राचीन भाषा में राजा भरत के नाम पर भारत पड़ा है, ठीक है। और इंडिया कौन बोल के गया? तो इंडिया के नाम की उत्पत्ति जो है यूनानी लोग करके गए। यूनानी लोग जो है इंडिया और लैटिन भाषा में सिंधु इंडस का शब्द का उत्पत्ति हुआ था, ध्यान रखिएगा। यूनानी लोग और लैटिन भाषा में जाके इंडिया, यूनानी लेखकारों ने सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों के लिए इंडिया, देखो INDOI शब्द का प्रयोग किया। बाद में ब्रिटिश लोग INDOI को INDIA कर दिया, इंडिया, इंडिया बोल दिया, ठीक है। धीरे धीरे इस तरह से हमारे यहाँ भाषाओं का और हमारे नाम का इस्तेमाल हुआ है।
और धीरे धीरे भारत इस तरह से पहुंचा है। तो ये फर्स्ट यूनिट का वीडियो आप तक है। कल और भी वीडियो जाएगा आपके पास, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, लगातार वीडियो आपके पास जाएगा। तो इसको देखिए और धूम मचाइए खूब, कमेंट सेक्शन में है ना धुआं धुआं मचा देना कमेंट करके, ताकि हम लोगों को भी लगे मोटिवेशन कि हाँ ये क्लास जबरदस्त लग रहा है लोगों को, और लोगों को इसका फायदा भी मिल रहा है, पसंद भी आ रहा है। क्योंकि आज देखिए रात में हम 9:30-10 बजे बना रहे हैं ये वीडियो, और ये कल सुबह सुबह वीडियो और बनेगा, तो आपके पास सारे कंटेंट जाएंगे। और इस बार फिर मैं बता दूं, जैसे ही कोल्हान यूनिवर्सिटी का एग्जाम कंप्लीट होगा, कोल्हान यूनिवर्सिटी का एग्जाम 30 को कंप्लीट हो रहा है, तो 2 या 3 अगस्त से आप लोगों का सेमेस्टर 2 का बैच स्टार्ट होगा। 2 या 3 अगस्त से कॉमर्स का सेमेस्टर 2 का लाइव बैच स्टार्ट होगा। साइंस और आर्ट्स वाले लोगों के लिए जो पीडीएफ नोट्स वाला है वो मिलेगा। ठीक है, साइंस और आर्ट्स वाले पीडीएफ नोट्स खरीदेंगे, और बाकी कॉमर्स वाले के बच्चों के लिए लाइव बैच स्टार्ट होगा, जहां पे आप लाइव क्लासेस हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत मजबूत कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।